कोई गुड मेमोरी नहीं है। टीचर्स अपना ना स्लट शेम कर रहे थे, गुस्सा निकाल रहे होते। मेरा कलर कॉम्प्लेक्स को लेके बहुत लोग टीज करते थे। जो ना क्लास में बहुत ज़्यादा शरारत करता था। मेरा स्कूल टाइम तो बहुत अच्छा था क्योंकि मैं उस टाइम पे ज़्यादा पढ़ती नहीं थी। स्कूल डेज, बेस्ट मेमोरीज या छुपा हुआ ट्रॉमा, DW उर्दू और DW हिंदी के प्रोग्राम आओ बात करें के साथ हम हाजिर हैं। मैं हूं किरण और मैं हूं रितिका। आज हमारे साथ भारत से हैं मुकेश, जो एक सोशल वर्कर हैं और 20 सालों से ज़्यादा से वो शिक्षा एजुकेशन के मुद्दे पर काम कर रहे हैं, खासकर लड़कियों के एजुकेशन पर। हमारे साथ पाकिस्तान से हैं आमना, जो खुद एक सोशल ट्यूटर हैं और वो उन बच्चों की मदद करती हैं जो पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहते हैं। स्वागत है आप दोनों का हमारे शो में। तो किरण, हमारे सवाल बहुत सारे हैं अपने गेस्ट से, लेकिन भारत और पाकिस्तान से भी हमारे पास कई सवाल हैं, तो क्यों ना पहले हम उनकी बातें सुन लें और फिर अपनी बात शुरू करें। छोटी क्लास के बच्चों के साथ बड़ी क्लास वाले बच्चे बुलिंग करते हैं, तो जब वो टीचर के पास शिकायत करने जाते हैं तो टीचर उनको ही उल्टा डांट देती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में वो किसके पास शिकायत करने जाएं? इन माई एक्सपीरियंस मैंने देखा है कि हमारी अडल्ट्स, बेशक वो टीचर्स हों, वो वालिदा असातिज़ा हों या माँ बाप हों, उनके पास पॉजिटिव एग्जाम्पल्स नहीं है कि किस तरीके से वो बच्चों को पनिश कर सकते हैं। उन्होंने अपने माँ बाप से देखा है कि मार इज़ द ओनली वे दे कैन डिसिप्लिन द चिल्ड्रन। तो उनके पास ऑप्शंस ही नहीं है कि वो किसी और चीज़ के साथ एक्सपेरिमेंट करके अपने बच्चों, अपने शागिर्दों को डिसिप्लिन सिखाएं। बच्चा गलती करता है तो उसको कैसे बताया जाए कि आप गलती कर रहे हैं, ये तरीका सही नहीं है। ज़रूरत ये है कि हम उन बच्चों को डिफरेंट एक्टिविटीज़ के साथ इंगेज करें, इवनिंग टाइम एक्टिविटीज़, सोशल एक्टिविटीज़ के साथ इंगेज करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। ये खास बात मुझे याद आती है कि हमारे स्कूलों में सवाल पूछने पर मनाही थी। सवाल नहीं पूछना है। टीचर्स भले कह देते थे कि तुम्हें समझना है 10 बार पूछो, लेकिन जब आप दूसरी बार भी पूछते थे आपको डांट कर बिठा दिया जाता था। गुस्सा आ तो जाता था हमारे बल्कि टीचर्स को। क्लासेस में, हमारे स्कूल्स में ऐसे बच्चे तैयार किए जाते हैं जो डरपोक निकलते हैं। मतलब सेल्फ स्टीम पे और उनका अपना कॉन्फिडेंस इतना डाउन कर दिया जाता है कि वो अगर किसी ऐसी जगह जहां उनको अपने टैलेंट्स भी नजर आ रहे होते हैं वो नहीं बोल सकते। लेकिन भले स्कूल में हम सवाल नहीं पूछ पाए, लेकिन भारत और पाकिस्तान के लोगों ने हमारे गेस्ट से कई सवाल पूछे हैं, तो उनकी तरफ बढ़ते हैं। मेरा इंडियन गेस्ट से ये सवाल है कि जो गर्ल्स चाइल्ड एजुकेशन के हिसाब से आप लोग काम कर रहे हैं, जो कि एड्स वगैरह में दिखाया जाता है कि उनका 70 to 50% आप लोग स्कूल्स में हेल्प कर रहे हैं, तो ऐसा वाकई है भी या ये सिर्फ दिखाया जाता है? लड़की को ना स्कूल भेजना वो सवाल खड़ा करता है समाज में। पहले भेजने पर सवाल थे, आज अगर कोई लड़की स्कूल नहीं जा रही तो माँ बाप पे सवाल आते हैं। पर ये हम कहें कि उन्होंने सब अचीव कर लिया है, वो अभी बहुत दूर का मतलब एक लक्ष्य है। मैं जिस गांव में काम कर रहा हूँ और 90% लड़कियां 12th के बाद आगे पढ़ाई नहीं कर रही। तो आपको क्या लगता है कि इस मसले को कैसे हल किया जा सकता है? क्या माइंडसेट पेरेंट्स का चेंज किया जा सकता है, या ऑनलाइन हम उस पे बात करें? इसमें सेफ्टी का रीज़न भी आ रहा है कि लड़कियों को एक लिमिट से ज़्यादा बाहर नहीं छोड़ सकते या वो दूर नहीं जा सकती। लड़की की पढ़ाई छूटती है, अगर वो 10th के बाद छोड़ रही है तो आप मान के चलिए अगले 2-3 साल में शादी का मतलब एक प्रेशर आ जाएगा। तो छोटी उम्र में शादी की संभावनाएं शिक्षा के छूटते ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। दूसरा, इन सराउंडिंग्स में जो आप पहले भी बोल रहे थे कि रोल मॉडल नहीं है, और तीसरा कि अगर कॉलेज नहीं जा सकती है तो ये एक्सेस और टेक्नोलॉजी इतना बड़ी है, तो कैसे ऑनलाइन या फिर ये जो हम ओपन कोर्सेज हैं उसका एक्सेस उन बच्चों तक बढ़ सके, यानी एक्सेस ऑफ डिजिटल डिवाइसेस वो लड़कियों के एक्सेस में नहीं है। अभी भी उनको कि इसका गलत इस्तेमाल होगा उनसे काफ़ी दूर रखा जाता है। हाँ, वो उनके हाथों में फ़ोन जाएगा और वो घर छोड़कर भाग जाएंगी अपने प्रेमी के साथ। भारत में खबरें होती हैं, खाप पंचायतें ऐसा करती हैं। किरण, ये सच है, कई पंचायतें ऐसी रोक लगा देती हैं कि लड़कियों को फ़ोन मत दो, अगर उनके हाथ में फ़ोन आ जाएगा तो वो प्यार में पड़ जाएंगी और फिर भाग जाएंगी, और इस तरीके से उनकी पढ़ाई छुड़वा दी जाती है। खासकर मुकेश जी, कोविड के बाद ऐसा बहुत ज़्यादा देखने को मिला भारत में। पर्सनली स्पीकिंग, आई फील दैट ड्रॉप आउट रेट कम हो गया ओवर द ईयर्स, बट एट द सेम टाइम ड्रॉप आउट रेट कम होने से का मतलब ये नहीं है कि हम लोग औरतों को काम करते हुए भी देख पा रहे हैं। पाकिस्तान में एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि एजुकेशन इज़ एक्सेसिबल इन सम प्लेसेस, बट द सेम एजुकेशन इज़ नॉट ट्रांसलेटिंग इनटू द वर्क प्लेस इक्वालिटी। मेरी बेस्ट फ्रेंड, शी गॉट मैरिड व्हेन शी वाज 14 years old एंड आई वाज लाइक, मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज लगा कि ये बच्ची जो कि एक सिटी में रह रही है, तो फिर आप एक विलेज में इमेजिन कर सकते हैं किस किस्म की
सिचुएशंस का महिलाओं को फेस करना पड़ता है। मैंने जर्नलिज्म में पढ़ाई की है। हुँ। मेरी क्लास में, मैं एक विमेंस कॉलेज में थी, 60-62 लड़कियां थीं। उनमें से कितनी जर्नलिस्ट अगर मैं उंगलियों पर गिनकर बताऊं, 2। बाकी कहाँ हैं मुझे नहीं पता, यही और रीज़न है। उनकी कहानियां मैं यहाँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं कर सकती, लेकिन वो अपनी शादी, बच्चों, परिवार के साथ व्यस्त हैं। लेकिन पढ़ाई तो की जर्नलिज्म की, मास्टर्स रितिका, की डिग्री हाँ, ली, और मुझे लेकिन वो लगता है वर्कफोर्स में शामिल नहीं आ हो पाए। सकती। या लड़कियों के बारे में एक माइंडसेट ये बनाया जाता है कि इन्होंने तो घर संभालना है, तो इनका काम पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, बस इतनी ही पढ़ाई उनको करनी चाहिए। मुकेश, अगर आप इसमें ऐड करना चाहें कि इतनी पढ़ाई लड़कियों को करनी चाहिए कि बस उनको बेसिक चीज़ों का पता हो। जर्नलिज्म की अगर बात करूँ मैं अपनी क्लास की भी, तो आई गेस मैं सिर्फ एक बंदी हूँ जो अपनी क्लास में से निकली हूँ। तो यहाँ पे आमना आप देख सकती है कि पाकिस्तान में तो फिर उस चीज़ पे और भी ज़्यादा जो है वो स्ट्रिक्टनेस हो जाती है लड़कियों को लेकिन स्कूल किरण, मैं भिजवाने में। वापस स्कूल सिस्टम पे जाऊंगी। मैं तीसरी क्लास में थी हुँ। और फर्स्ट बेंचर थी उस वक्त। तो मेरी क्लास टीचर कहा करती थी, अगर रितिका जैसी बहू सबको मिल जाए तो। मैं तीसरी क्लास में थी। तीसरी क्लास की बच्ची किसी की परफेक्ट बहू कैसे हो सकती है? हमारे माइंडसेट स्कूल क्रिएट सिस्टम करें। से ये शुरू होता है, कॉलेज तो बहुत दूर की बात है। तो एक तो मेरे को मतलब बड़ी हैरानी होती थी कि लड़कियों को बड़ी मुश्किल से एनरोल होते थे और फिर उनका एब्सेंट बहुत होती थी स्कूल से। तो वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि लड़कियाँ इतनी ज़्यादा एब्सेंट क्यों हो रही हैं। तब पता चला कि जो लड़कियों के वॉशरूम्स हैं उनकी हालत इतनी ख़राब है कि लड़कियाँ मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के दौरान स्कूल ही नहीं आती हैं। वो एक लंबा हुँ। गैप होता है। फिर और ज़्यादा थोड़ा डेप्थ में जाते पता चला कि जो अलग-अलग हार्वेस्ट के सीज़न्स आते हैं गेहूँ की कटाई से लेके और धान की बुआई तक, तब लड़कियाँ फिर से स्कूल नहीं आ रही हैं क्योंकि छोटे भाई-बहन को सँभालने की ज़िम्मेवारी उनकी तरफ आती है। तो मल्टीपल लेयर्स हैं मतलब। किरण, हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं क्योंकि कहीं वो सवाल छूट ना चलिए जाए। सुनते हैं। स्कूल के जो नेगेटिव एक्सपीरियंस है, क्या हम उन्हें भुला सकते हैं कभी? भुला तो सकते हैं, लेकिन मेरी यादों में काफ़ी दफ़ा मैंने विटनेस किया। विटनेसिंग इज़ ऑल्सो वेरी पेनफुल एविडेंस कि आप मारपीट को विटनेस कर रहे हैं, आप सेक्सुअल वायलेंस को विटनेस कर रहे हैं, और एज़ अ विटनेस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एज़ अ पर्सन कि आई हैव टू स्पीक अप, मुझे बोलना होता है। बेशक फॉर मी इट वाज अ रिपरकशन, बिकॉज जितनी दफ़ा मैंने बोला कि ये गलत है, और मैं छोटी थी, मुझे नहीं पता था क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, तो मुझे उस पे स्कूल से निकाल दिया गया था एक दफ़ा। तो मुझे 4-5 डिफरेंट स्कूल्स में जाना पड़ा उसकी वजह से। एंड नाउ दैट आई रिफ्लेक्ट, इट इफेक्टेड मी अ लॉट, बिकॉज आप एक छोटे बच्चे को स्कूल से निकाल देते हैं, उसके सारे फ्रेंड्स वगैरह को चला जाना पड़ता है, फिर आप डिफरेंट स्कूल्स में जाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, कहीं पे भी आप सेटल नहीं हो पाते। तो क्या आप हमें ये बता सकती हैं कि क्या वो रीज़न थी जिसकी वज़ह से आपको स्कूल चेंज करना पड़ा या आपको स्कूल से निकाला गया? रीज़न ये थी कि कुछ बच्चे हैरेसमेंट फेस कर रहे थे और उन लोगों ने मुझे बता दिया, एंड आई यूज्ड टू बी ऑलवेज द वोकल किड, तो मेरे साथ कोई प्ले अराउंड नहीं कर सकता था, लेकिन आई सॉ इट फ्रॉम फार। तो मेरे साथ 4-5 लोगों ने आके बोला, और उनमें से एक मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। तो मुझे लगा मैं तो जाऊँगी, बोलूँगी, और मैंने जाके प्रिंसिपल को बोला कि ये जो हो रहा है ना, ये गलत है। एंड दैट टाइम आई वाज़ वेरी यंग, लाइक लिटरली मे बी 10 और 11। तो उन्होंने मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया, मुझे बोला कि मैं किसी को नहीं बता रही, घर में किसी को नहीं बताना, मेरी सिस्टर है बड़ी, उनको भी नहीं बताना, दादी को भी नहीं बताना, और मुझे स्कूल से निकाल दिया कि मैं किसी और से बात ना करूँ। मैं तो बहुत छोटी थी, पता नहीं था कि ये क्या हो रहा है। मेरे लिए वो बेहतर था, शायद मुझे बेहतरीन फ्यूचर मिला, मुझे दूसरे दोस्त भी मिले, मुझे हायर एजुकेशन का मौका भी मिला। आप रूट कॉज़ को एड्रेस नहीं कर रहे, आप अपनी स्कूल को बेहतर नहीं कर रहे, दैट्स वेरी बिल्कुल। इम्पोर्टेंट। बहुत शुक्रिया आमना, ये ज़रूरी चीज़ हमारे साथ साझा करने के लिए। हम अपने अगले और आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं। मैं इंडियन गेस्ट से पूछना चाहता हूं कि आप बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं? बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है। मुकेश, आप इस पे क्या अच्छा कर बोल रहे सकते हैं। हैं? अभी तो मैं कहूँ कि पहले तो हम अभी तो बेसिक राइट टू एजुकेशन पे स्ट्रगल कर रहे हैं। मतलब हम जिन बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, जैसे कि ईंट भट्टों पे जहाँ ईंटें बन रही हैं, उनके बच्चों को वो आउट ऑफ स्कूल्स हैं, है ना? लड़कियाँ इतनी सारी आउट ऑफ स्कूल हैं, तो कहने को हम इंक्लूसिविटी ला रहे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है, पर ये अभी भी एक एलीट फिनोमिना है। उन्हीं बच्चों तक मतलब ये प्रिविलेज है जो एक या तो अर्बन कंटेक्स्ट में है या जिनके पास रिसोर्सेज हैं। गाँव के लेवल पर अभी भी उन बच्चों को तो एक तरह से हम कहें कि निग्लेक्ट किया जाता है, या ये कह के इन बच्चों को कहाँ बिठाएँगे, क्या सिखाएँगे। तो डेफ़िनेटली वो होना चाहिए, इंक्लूसिविटी होनी चाहिए, समान शिक्षा की बात होनी चाहिए, पर दुर्भाग्य से अभी वो हमारे लिए बहुत दूर की कौड़ी है आज की तारीख में तो। और जी। हम मेंटल हेल्थ को उस तरह से देखते भी नहीं, मेंटल इमोशनल हेल्थ को हम शिक्षा के उस हिस्से के रूप में भी नहीं देखते।
उस पे हमारे यहाँ पर टेक्निकली भी मतलब टीचर्स की ट्रेनिंग और इवन देन रिसोर्सेज का भी बहुत लैक है, इस पे बहुत काम करने की ज़रूरत जी है। आमना, जी। पाकिस्तान में क्या हालात हैं? सॉरी टू क्रिटिसाइज हियर, बट इंक्लूजन के साथ ही मेंटल हेल्थ चलना चाहिए, बिल्कुल बिकॉज ये दोनों ज़रूरी एक दूसरे के पैरेलल चीज़ें हैं। हम लोग एक को ऊपर फोकस करके दूसरे का फोकस नहीं घटा सकते। तो स्कूल्स में जब एजुकेशन पर बात होती है, डिसिप्लिन के ऊपर बात होती है, तो स्पोर्ट्स के ऊपर तवज्जो हटा दी जाती है। दोनों को साथ लेके चलने की ज़रूरत है। और आई वुड एम्फसाइज एट द एंड के एजुकेशन सिस्टम इज़ आवर ओनली होप, एंड आई होप कि हमारे सिस्टम में ना सिर्फ स्पोर्ट्स को इंक्लूड किया जाए, बल्कि मेंटल हेल्थ, एजुकेशन, सेक्सुअल एजुकेशन, फाइनेंशियल एजुकेशन और ऐसे टॉपिक्स को इंक्लूड किया जाए जो कि प्रैक्टिकली हमारे यूथ को एम्पावर करे। बिल्कुल किरण, मैं इस बात से एकदम अग्री करती हूँ। मुकेश, अगर आप अपने आखिरी कमेंट्स देना चाहें इससे पहले हम आपको टाटा बाय बाय करें। डकौत कम्युनिटी बेसिकली आप हरियाणा के कंटेक्स्ट में देखेंगे, दिल्ली के आसपास, तो बहुत सारे लोग शनिवार और मंगलवार को वो देवता के नाम पे तेल मांगते हैं। सफ़ेद रंग के कपड़े डाले होते हैं और शनि देव के नाम पे तेल मांगते हैं। तो वो हमारे गन्नौर में, मतलब मेरा जो होम टाउन है वहाँ थे, तो हम जो स्कूल चलाते हैं उमंग, मुझे लगा इस कम्युनिटी के बच्चों को लाना चाहिए स्कूल। तो मैं उनकी फैमिलीज़ में गया, काफ़ी उनको इंस्पायर किया। बोले जी स्कूल तो गए थे, छोड़ के भाग आए, खासकर लड़के। तो मैंने फिर उन बच्चों के साथ काम शुरू किया। उन्होंने पूछा कि स्कूल छोड़ा क्यों? बोला जी स्कूल में कुछ भी हो जाता था, लड़ाई किसी की हुई है पकड़ा हमें जाता था, चोरी कुछ हो गई तो पकड़ा हमें जाता था। हमें कहा जाता था ये डकैत हैं, क्योंकि वो बेसिकली गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में भी, मतलब अंग्रेज़ों के टाइम से वो इस तरीके की डीनोटिफाइड कम्युनिटी है कि ये कहीं न कहीं क्रिमिनल बैकग्राउंड्स में है। तो आज भी उस जनरेशन के, मतलब 70-75 साल के बाद भी आज उनके बच्चों के साथ सेम डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। लड़कियाँ तो खैर स्कूल गई नहीं थी, उनको भी हम लेकर आए। तो ये जो वहाँ स्कूल का जो एनवायरनमेंट है, वो कितना पॉज़िटिव है, वो बच्चे के आगे ले जाने में या उसके स्कूल से बाहर चले जाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और ना आप अपना एंड नोट क्या शेयर करेंगे हमारे साथ? अगर एक बंदा आगे चल जाता है और बाकी लोग पीछे रह जाते हैं, तो मेरे ख़्याल में वो बेस्ट सोसाइटी नहीं है। तो इसके लिए मेरे लिए जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है कि किस किस्म के हम आई वुड लाइक टू एंड इट ऑन दिस पॉइंट कि हम किस किस्म की डिफरेंट किस्म के एजुकेशन अल्टरनेटिव्स ईजाद करें, ताकि बच्चे जो डिफरेंट तरीक़ों से लर्न करें वो भी इंक्लूड फील कर सकें। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो एक तरीके के ऊपर फोकस है, जो कि रट्टा सिस्टम है। जो बच्चा अगर विजुअल लर्नर है या ऑडियो लर्नर है या किसी और किस्म की लर्निंग टैलेंट्स के साथ आगे है, तो वो बच्चा कैसे आगे जा सके। तो थैंक यू सो मच, आई होप इट वाज अ लवली डिस्कशन एंड आपको नए टॉपिक्स मिल सके हों जिनके ऊपर आप मज़ीद डिस्कशंस ऑर्गेनाइज कर सके, एंड हैव अ लवली रेस्ट ऑफ द इवनिंग। टिका, हमने खुद भी अपना स्कूल टाइम दोबारा से हमें याद आ गई, वो सारी मुश्किलात या वो सारी मेमोरीज, कुछ बिल्कुल। अच्छी और कुछ बुरी और यादें। हमने आज सिर्फ फर्स्ट बेंचर्स के बारे में नहीं, बैक बेंचर्स के बारे में भी बात की, क्योंकि हमने कभी अपनी क्लास में, जो हम लोगों में से फर्स्ट बेंचर्स थे, जाकर बैक बेंचर्स से पूछा नहीं कि उन्हें कैसा लगता है जब रोज रोज टीचर्स और जो फर्स्ट बेंचर्स हैं उनको अलग दिखाते हैं जब कि तुम तो कंपैरिजन बैक किया बेंचर्स जाता हो। है। क्लास में ही वो क्लास डिवाइड शुरू कर दिया जाता था। लेकिन मुकेश जी की भी उस बात पर वापस जाना ज़रूरी है, जहाँ ये कहना ज़रूरी है कि हम ऐसे मुल्कों से आते हैं जहाँ करोड़ों बच्चों की उम्मीद है कि स्कूल के ज़रिए ही उनकी ज़िंदगी बदल सकती है। एक अदद टीचर मिल जाए, एक अच्छा टीचर मिल जाए, तो शायद उनकी ज़िंदगी एक नया मोड़ ले ले। तो इसके साथ ही हम इस बातचीत को ख़त्म करते हैं और किरण, अगले एपिसोड में मिलते हैं। बिल्कुल, तब तक के लिए जुड़े रहिए आओ बात करें के साथ। नमस्कार।